हाय गाइस, आपके एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और बहुत सारी वैकेंसीज के साथ आउट हुआ है। मैंने टेलीग्राम में अपने ग्रुप में आपको नोटिफिकेशन का पीडीएफ दे दिया था। आई होप अभी तक आपने सारी डिटेल्स अच्छे से गो थ्रू कर ली होगी। आप जितने वीडियोस देखते हो और जो है सब ठीक है, अपने साइड से सारी डिटेल्स को अच्छे से रीड कर लो, जो जो भी उसमें एलपीटी का लिखा है, जैसी जो चीजें हैं और आपके स्टेट से कितनी वैकेंसी है, वो सारी चीजें सोच के समझ के आपको फॉर्म फिल करना है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीजें जो करके मेरा सिलेक्शन हो गया, या मैं आपको बोलूंगी कि जो मेरी प्रिपरेशन को एंड में बूस्ट किया है और मेरे मार्क्स एनहांस किए एग्जाम में। और कुछ ऐसे वही आपके डोंट्स होंगे जो जनरली लोग करते हैं, वो आपको नहीं करना चाहिए। तो जो चीजें करके मेरा सिलेक्शन हो, आई वांट कि आप उन चीजों में फोकस करो और आपका भी सिलेक्शन हो जाए। आई एम लिटिल अनवेल टुडे, तो मेरी वॉइस एंड फेस प्लीज इग्नोर दैट। सबसे पहला हमारा पॉइंट है अबाउट मॉक्स। मैंने इतने मॉक्स लगाए, मतलब मैं ना जितनी प्रिपरेशन मैंने की, एक बार सिलेबस कवर किया वही किया, उसके बाद में जो मैंने प्रैक्टिस की सिर्फ मॉक्स के थ्रू की है। इतने ज्यादा मॉक्स लगाए कि मेरा जो एंड में प्रीलिम्स के स्कोर है वो 99 परसेंटाइल, बहुत ऊपर ऊपर पहुंच गया था। रैंक में मेरे सिंगल डिजिट्स में आने लग गई थी। इवन मेंस में भी मेरे हर मॉक में 98-99 परसेंटाइल अराउंड पहुंच गया था। तो मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आपको इतने परसेंटाइल का टारगेट रखना है, लेकिन जब आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, मॉक्स पे मॉक्स लगाते जाते हो, तो आपका जो है प्रिपरेशन का लेवल इतना तगड़ा हो जाता है कि एग्जाम में जाके कोई आपको बीट करे, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं। मैंने लगाए थे प्रैक्टिस मॉक के मॉक्स, उस टाइम पे प्रैक्टिस मॉक के ही मॉक्स, उसके क्विजेस, उसके मिनी मॉक्स, जो भी फ्री में, उसमें फ्री कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो फ्री के मैं वो बहुत लगाया करती थी। फिर मैंने उसको परचेज भी कर लिया था। एक प्रैक्टिस बुक का एसबीआई क्लर्क का लिंक मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको लगाओ और अपनी स्कोर्स बताना क्या कैसा रहा। अपने आप को जज करना कि आप कहाँ लाइक कर रहे हो इतने सारे एस्पिरेंट्स के बीच में। यही है इसमें कि आपको जो है अपने प्रिपरेशन में मॉक्स का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके यूज करना है। अगर आपका एक बार सिलेबस कवर हो गया ना, तो फिर क्विजेस लगाओ और मॉक्स लगाओ, वहीं से आपकी चीजें इंप्रूव होगी, ट्रस्ट मी। इसमें जो आपका एक डोंट है वो ये है कि मैंने देखा है एस्पिरेंट्स को जनरली वो फ्रस्ट्रेशन में मॉक्स लगाते हैं। मतलब अगर आज एक मॉक लगाया, उसमें आपके 70-75 परसेंटाइल आए, उसको आप एनालाइज नहीं करते हो प्रॉपर्ली कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कौन से टॉपिक वीक है, कौन से टॉपिक को इंप्रूव करोगे तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। वो चीजें बिना एनालाइज किए ही आप दूसरे मॉक लगा रहे हो, फिर आप तीसरा मॉक लगा रहे हो। तो ये ना आप सॉर्ट ऑफ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और फ्रस्ट्रेशन पे मॉक लगा रहे हो, और इससे आपका कुछ फायदा नहीं होगा। इससे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। अगर आपके मॉक में आपने एक मॉक लगाया, उसमें आपका 70-75 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल इतना आ रहा है, अब उस मॉक को प्रॉपर एनालाइज करने की जरूरत है और उसमें से टॉपिक ढूंढ ढूंढ के निकालो कि कौन कौन से टॉपिक में आप गलतियां कर रहे हो, कौन कौन से टॉपिक में आपने मार्क्स नहीं लिए जहां पे आप ले सकते थे। उन चीजों को नोट डाउन करो। जैसे कि आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ है, आपका पढ़ा हुआ चैप्टर है, वो ऑलरेडी आपने कवर कर लिया है, बट स्टिल अगर आप उसका क्वेश्चन गलत कर रहे हो या फिर सफिशिएंट टाइम पे नहीं बना पा रहे हो, मतलब आपको एक बार वो टॉपिक और कवर करना चाहिए। जाओ और अपने एजुकेटर से वापस से उस टॉपिक को पढ़ लो। तो ऐसा करके फिर आपके मार्क्स इंप्रूव होने लगेंगे जब आप अपने वीक एरिया में वर्क करोगे। मैंने बहुत सारे मॉक्स लगाए हैं, लेकिन प्रॉपर एनालाइज किया है हर एक मॉक को, तभी मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में बैठ बैठ के मॉक लगाती और एनालाइज नहीं करती तो उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होता। तो ये मैंने देखा एस्पिरेंट्स को करते, तो ये आपको नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट है आपका जनरल अवेयरनेस में फोकस करना। देखो, आई अग्री कि जीए आपका बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, जीए आपका बहुत टफ भी आता है, कई बार आपका डुएबल भी आता है। जैसे अभी आईबीपीएस पीओ का जो इस साल का पेपर हुआ है मेंस, उसमें जीए काफी डुएबल साइड पे था। आराम से 15 अराउंड मार्क्स सब एस्पिरेंट्स स्कोर कर रहे हैं उसमें, मतलब अटेम्प्ट तो करके ही आए एटलीस्ट। और यही है कि जीए काफी अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है कि बहुत टफ आ जाए, किसी से ना बने जैसा हमारे एग्जाम में हुआ था, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो जीए डुएबल आ जाए। और अगर डुएबल है और बाकी एस्पिरेंट्स बना रहे हैं और आपने नहीं बनाया, तो सोचो आपका कितना लॉस होगा। आप तो 10-15 नंबर डायरेक्टली पीछे हो जाओगे बाकियों के कंपैरिजन में, राइट। तो आपको जे में फोकस करना है फ्रॉम टुडे। अभी तक किया नहीं किया डजंट मैटर, आज से भी करोगे तो आपका आई थिंक मार्च या अप्रैल में मेंस होगा जाकर, तो अभी भी आपके 3 से 4 महीने कवर हो जाएंगे। आपको 4 महीने ही कवर करने हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है। देखो, एक चीज याद रखना कि आपको लगता है कि आप रीजनिंग में अच्छे हो तो आप जाके रीजनिंग में मार्क्स निकाल लोगे, आपको लगता है कि आप क्वांट में अच्छे हो तो मैं तो क्वांट में मार्क्स निकाल लूंगा,
लेकिन ना आप एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं निकाल पाते जो आपका अच्छा हो। आप एग्जाम में मार्क्स निकाल पाते हो जो एग्जामिनर आपको अच्छा सब्जेक्ट दे रहा हो। अगर उसने इंग्लिश इजी कर दिया आप इंग्लिश से निकाल पाओगे, अगर उसने रीजनिंग बहुत टफ कर दी तो आप 5-6 नंबर के भी मुश्किल से बना पाओगे। तो ये कभी आप पे नहीं होता कि आप जाके एग्जाम में मार्क्स निकाल लो, ये हमेशा एग्जामिनर के पेपर सेट करने के उस पे होता है कि वो क्या टफ सेट किया और क्या इजी सेट किया है, कहाँ से मार्क्स निकल सकते हैं, आपको वहां से मार्क्स निकालना है। और उसके लिए आपको हर सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना जरूरी है। यही मैंने किया था, यही अपना थर्ड पॉइंट है कि आपको हर सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना है। मैंने जीए पे स्ट्रेस डाला बिकॉज जीए लोग इग्नोर करके चलते हैं, वो आपको नहीं करना है। आज से करो, 1-1 घंटा जीए को देकर चलो यार, डेली वाला करते जाओ, फिर वीकली वाला करो। मैं एक जीए के लिए सेपरेट अच्छी स्ट्रैटेजी बनाऊंगी क्योंकि अभी मुझे एक नया वीडियो सोर्स मिला है जीए का जो मैं फॉलो कर रही हूँ एसबीआई पीओ के लिए, तो मैं आपको बताऊंगी जीए के लिए अच्छे से एक डिटेल स्ट्रैटेजी में। थर्ड आपका पॉइंट है कि आपको इंग्लिश में फोकस करना है। देखो क्वांट, रीजनिंग, जीए तो फिर भी अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, वो लोग से बनती है नहीं बनती है, एग्जामिनर जैसा देता है वैसी बनती है, लेकिन आज तक ना इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट नहीं दी कि वो ना बने। अभी आईबीपीएस पीओ मेंस में आपकी इंग्लिश थोड़ी सी टफ साइड पे थी, नो डाउट, बट स्टिल आउट ऑफ 40 ना 18, 19, 20 मार्क्स का हर कोई एस्पिरेंट बना के आ रहा था। तो अपनी रीडिंग स्किल्स को डेवलप करना, अपना कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करना और वोकैबुलरी में थोड़ा वर्क करना, ये इंग्लिश मैंडेटरी है। मैंने इंग्लिश को इतना तगड़ा कर लिया था, मैं 32 मार्क्स के तो इंग्लिश वहां पे लगा के आई थी, और जो कि मुझे ना पता था कि ये सही है क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। मतलब जब आप सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लो ना तो आपको पता लगने लग जाता है कि आपने सही मार्क किया है, गलत मार्क किया या कितनी एक्यूरेसी आपकी होगी उस पेपर में। तो ये चीज आपको भी डेवलप करनी है विद प्रैक्टिस, एंड ट्रस्ट मी ये अभी सफिशिएंट टाइम है आपके पास। अब इतने टाइम पे आराम से कर लोगे, जितना मैं बोल रही हूँ ये चीजों पे ध्यान दोगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं भी एंड के टाइम पे अपने आप को बकलअप की थी, सोची थी कि यार अब मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है, एनी हाउ मुझे जॉब चाहिए। और एंड का ही जो पुश होता है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर आप अपने आप को दे के अपने आप से काम करवाते हो, वो चीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। ट्रस्ट मी, अभी आपको जितना हो सके उतना पुश करना है। इंग्लिश के लिए डोंट यही है कि लोग रीडिंग पार्ट को, कॉम्प्रिहेंशन को, वोकैबुलरी को इग्नोर करते हैं, जबकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रीडिंग, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले इनमें फोकस करो, देन लास्ट में आप जाके ग्रामर पे वर्क करना, क्योंकि यार वोकैबुलरी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर रीडिंग थिंग्स, राइट। आप जितना वोकैब पढ़ोगे, जितने वर्ड्स के मतलब आपको पता होंगे, तो आपको रीडिंग करने में ना आप बीच में अटकोगे नहीं, आपका फ्लो नहीं टूटेगा और आप पढ़ के आपको चीजें समझ में आएगी तभी तो कॉम्प्रिहेंड कर पाओगी। अब आपका जो फोर्थ पॉइंट है, देखो जो क्लर्क का एग्जाम होता है ना उसमें आपको स्पीड चाहिए होती है बहुत ज्यादा, बिकॉज आपकी कट ऑफ हाई जाती है, पेपर का लेवल थोड़ा इजी आता है पीओ के कंपैरिजन में। आपको प्रीलिम्स में भी स्पीड चाहिए होगी, मेंस में भी स्पीड चाहिए होगी, और मतलब मेंस में भी आपको ऐसा करना है कि क्वेश्चंस तो थोड़े से टफ लेवल पे होंगे, पीओ जितने टफ नहीं होंगे, पीओ से इजी होंगे, लेकिन थोड़े से टफ लेवल पे होंगे। तो आपको क्वेश्चन सही से पिक भी करना है कि यार कौन सा बनाऊं कौन सा नहीं बनाऊं, क्योंकि आप पूरे क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे, लेकिन आपको स्पीड भी रखनी है। तो मैंने एस्पिरेंट्स को देखा है कि वो सिर्फ स्पीड के पीछे भागते हैं, चाहे उनकी एक्यूरेसी 0 क्यों ना हो जाए, चाहे उनका कॉन्सेप्ट बिल्ड ना हो, लेकिन वो स्पीड। मेरे पास कमेंट भी यही आता है, मैम स्पीड नहीं आ रही, स्पीड नहीं आ रही। सबसे पहली बात तो ये आपका डोंट है कि आप सिर्फ स्पीड में फोकस कर रहे हो। आपका जो फोकस करने का जो सीक्वेंस होना चाहिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट में वर्क करोगे, कॉन्सेप्ट में ही आपको ध्यान देना है। सेकेंड आपका होना चाहिए एक्यूरेसी, कॉन्सेप्ट देन एक्यूरेसी एंड देन स्पीड। पहले कॉन्सेप्ट वर्क करो, नो शॉर्ट ट्रिक्स, नथिंग। मैंने एस्पिरेंट्स को शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भी भागते देखा। आप यूट्यूब में कोई भी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो देख लो, उसमें कितने ज्यादा व्यूज गए होते हैं, क्योंकि एस्पिरेंट्स को एक होता है ना, आप कोई क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का अप्रोच सीख रहे हो, आप अपने कैलकुलेशन में वर्क कर रहे हो, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक, अगर आपको लग रहा है कि आज के टाइम पे आप शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके आप एग्जाम निकालोगे, तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। प्री निकाल भी ला तो मेंस तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये चीज करना है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट वर्क करना है, अपना हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड करो, उसके बाद एक्यूरेसी, जो बना रहे हो सही बनाओ, बाद में तो स्पीड लाओगे ना, पहले सही बनाना तो सीखो, गलत बना के तो स्पीड नहीं लाओगे। तो पहले कॉन्सेप्ट, फिर एक्यूरेसी, फिर स्पीड। और इसी के साथ एक चीज बोलूंगी कि जो भी टॉपिक्स छूट रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर करने का टाइम है, तो प्लीज उसे करके चलो। अपने आप को क्यों डिसएडवांटेज में डाल रहे हो सकता है जो टॉपिक आपने छोड़ा है उसी टॉपिक से सबसे इजी क्वेश्चन आ जाए, एकदम फॉर्मूला बेस्ड, और जो टॉपिक आप इतना पढ़ के गए हो उससे काफी इन डेप्थ क्वेश्चन आ जाए जो आप वहां जाके खुद ही घबरा रहे हो। तो चीजें ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है बैंक एग्जाम्स में। सो बेटर कि आप कोई भी टॉपिक ना छोड़े। एक आध दो मैं बोलूंगी कि आप कर सकते हो, लेकिन मेजरली में अगर आपने अरिथमेटिक के बहुत टॉपिक्स छोड़ के रखे हैं या फिर आप रीजनिंग के पजल ही पूरा सेक्शन छोड़ के रखे हो, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। आपका लास्ट पॉइंट है कि डेली, आज से ना डेली
कंसिस्टेंसी से सिर्फ 8 घंटे आप देकर देखो यार। हमको ना बहुत सारे सेल्फ डाउट्स हो रहे होते हैं, हमको बहुत सारी ये चीजें हो रही थी कि नहीं हुआ तो, ये हुआ तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, बट द थिंग इज कि अगर आप डेली के 8 घंटे दे रहे हो अपनी पढ़ाई को, डेली कंसिस्टेंसी के साथ दे रहे हो, सेल्फ डाउट आ रहा है आन दो, उसको थोड़ा सा इग्नोर करो, उसको हटाओ और पढ़ाई में मन लगाओ, ठीक है? क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा, आपके पास 2-3 महीने और वो यूं निकल जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। कब से हम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे और देखते देखते नोटिफिकेशन आ गया, देखते देखते एग्जाम भी आ जाएगा और एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाएगा। सो बेटर डू नॉट वेस्ट टाइम। जितने भी फियर हो रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा है, जितना भी जो भी क्रिटिसाइज करने का मन कर रहा है, सब साइड पे करो। मन में आता भी है तो उसको आने दो, इग्नोर करो और वापस से अपनी पढ़ाई पे लगो। और डेली ना आप इतना टाइम देकर देखो, ट्रस्ट मी, आपको आप में इंप्रूवमेंट दिखेगी और आप इंप्रूवमेंट के साथ आपको आप में कॉन्फिडेंस भी दिखेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप इतना पढ़ के आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपका कॉन्फिडेंस पूरा बूस्ट हो जाएगा और उस कॉन्फिडेंस के साथ जाके जब एग्जाम दोगे ना, तो आपका एग्जाम क्लियर होने का चांस भी रहेगा। इस बार इतनी अच्छी वैकेंसी है, मुझे लगता है कि जो एस्पिरेंट अच्छे से पढ़ रहा होगा ना, मतलब उसने अगर थोड़ी भी पढ़ाई की होगी तो उसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 13,700 वैकेंसी है तो उसका 10 टाइम्स ये लोग मेंस में लेंगे, ऐसा आपके फॉर्म में मेंशन्ड है। और 1,30,000 लोग लगभग आपका मेंस देने जा रहे हैं, विच इज अ ह्यूज नंबर। तो मेंस तो आई थिंक हर कोई दे रहा होगा और मेंस के बाद सिलेक्शन कौन लेता है ये उसी की रेस है। एंड विद दिस नोट आई विल एंड दिस वीडियो हियर। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू एंड आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट हो कॉमेंट बिलो। कंसिस्टेंसी से आपको 8 घंटे देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस वीडियो का। सो प्लीज डू दैट नो मैटर व्हाट। कंसिस्टेंसी नहीं छूटनी चाहिए। बीमार हो, वापस ठीक हो जाओगे कुछ टाइम के बाद, लेकिन वापस ये टाइम नहीं आएगा पढ़ने का जो आप अभी पढ़ सकते हो, राइट? तो इस चीज को ध्यान रखना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट यू द नेक्स्ट वन। थैंक यू।